ओम धन्वंतरे नमः। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो अभी तक जो है वो हमने डॉक्टर गोविंद पारेख जी की आयुर्वेद संग्रह में जो है 1 से 80 तक की पेज सीरीज़ में 7 पृष्ठ तक का अध्ययन कर लिया था और आज हम अध्ययन करेंगे 8वें पृष्ठ का। आई होप आपको सभी समझ लगा होगा और यदि किसी प्रकार की प्रीवियस में या आज के सेशन में क्वेरी रहेगी तो आप मुझसे जो है कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो चलिए हम अध्ययन करते हैं। तो चलिए अब हम अध्ययन करेंगे 8वें पृष्ठ का। देखिए यहाँ पूर्व पृष्ठ में हमने पेशी की संख्या के बारे में अध्ययन किया था, जहाँ हमने पढ़ा था कि 500 पेशियाँ आचार्य सुश्रुत ने बतलाई हैं, 500 पुरुषों में बतलाई हैं और जो स्त्रियों में पेशियों की संख्या उसका वर्णन अब यहाँ 8वें पृष्ठ में आता है। यहाँ उन्होंने बतलाया है कि स्त्रियों में 20 पेशियाँ अधिक पाई जाती हैं। सो 500 प्लस 20 हमारे पास हो गया 520। सो स्त्रियों में पेशियों की संख्या है 520। ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है। इसमें 20 का डिवीजन किस प्रकार से है, तो वो इस प्रकार से रहेगा कि हमारे पास 5-5 प्रत्येक स्तन में रहेगी, सो वो 10 हो गई। 4 अपत्य पथ में यानी हमारे वैजाइनल एरिया जो है उसमें रहेगी। 3 में रहेंगी हमारे शुक्र व आर्तव प्रवेशिनी उसमें, और 3 रहेंगी गर्भ छिद्र पर। इस प्रकार से हमारे पास कुल होगी 20। 5-5 स्तनों में, 4 अपत्य पथ में, 3 शुक्र व आर्तव प्रवेशिनी, वो जो चैनल्स होते हैं जो जिसमें जिससे आर्तव यानी हमारा जो ओवम ट्रांसफ़र करता है, शुक्र जिसमें ट्रांसफ़र होकर ओवम से मिलता है, तो वो जो है उस एरिया की जो कुछ पेशी को जो है वो शुक्र व आर्तव प्रवेशिनी कहा गया है कि जहाँ से शुक्र का प्रवेश होता है, जहाँ से आर्तव होकर के आता है, तो वो जो है उसे शुक्र आर्तव प्रवेशिनी का है। वो 3-3 है। 3 जो गर्भ छिद्र पर है, जहाँ से गर्भ निकलता है, उसका निष्क्रमण होता है, और 4 अपत्य पथ में, 5-5 स्तनों में, तो कुल 20 हो गई। आधुनिक मत में यहाँ हम करेक्शन कर लेंगे, लिखा है 519 पर यहाँ हम कर लेंगे 639 संख्या। तो यदि आ जाए, इस प्रकार से प्रश्न आ जाता है कभी कभी कि आधुनिक मत अनुसार पेशी की संख्या क्या है, हिंदी में लिखा आ जाता है, तो वहाँ हम 639 टिक करेंगे। तदुपरांत अब हम अध्ययन करते हैं गर्भस्राव का। अब देखिए अपने जिन्होंने जो प्रसूति तंत्र में ये गर्भस्राव गर्भपात बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये तो सबसे पहले करवाए जाते हैं क्लास में। गर्भस्राव क्या है और गर्भपात क्या है। देखिए स्राव और पात एज द नेम इंडिकेट, स्राव किसी चीज़ का श्रवण होना, और श्रवण तभी होगा जब वो घनीभूत अवस्था में नहीं है, जब वो अपनी आद्य अवस्था में शुक्र शोणित का संगम हो जाता है, धीरे धीरे घनीभूत अवस्था में आता है वो, तो उस वक्त तक तो वो थोड़ा श्रवण करने योग्य ही होता है। कोई बुलबुले की अवस्था में, कोई सेमी सॉलिड अवस्था में, तो वो श्रवण करने योग्य होता है, तो उसे गर्भस्राव संज्ञा दी जाती है। जब घनीभूत होता है वक्त के साथ साथ, ग्रोथ के साथ साथ, तब जब वो हो उसे गर्भपात कहते हैं। अब गर्भस्राव की संज्ञा यहाँ हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए आचार्य चरक का मत आचार्य बतलाते हैं, आचार्य चरक 2 से 3 मास में, यहाँ मैंने लिखा है 2 से 3 मास में यदि हो तो वो गर्भस्राव है। आचार्य सुश्रुत ने गर्भस्राव की संज्ञा 4 मास तक दी है। आचार्य वाग्भट व आचार्य भोज ने 3 मास तक दी है। सो कुछ कुछ आसपास ही है, और आचार्य भेल ने 2 मास तक दी है। सो एक ना बेसिक्स आइडिया लगा देंगे, क्योंकि कॉमन एक तरह की कॉमन सेंस की बात कह लीजिए कि स्राव तभी होगा जब वो इतनी मैच्योर स्टेज में नहीं है, इमैच्योर स्टेज में है थोड़ा, ये अब रफली मान के चलो दिमाग में, तो उस अवस्था में स्राव कहेंगे। 2 से 3 मास है। अब देखिए आचार्य भेल ने सबसे कम बतलाया है 2 मास, आचार्य चरक ने 2 से 3 मास, आचार्य वाग्भट आचार्य भोज ने 3 मास, सबसे अधिक आचार्य सुश्रुत ने बतलाया 4 मास तक। तो फिर इस प्रकार से हम याद रखेंगे 4 मास तक आ चतुर्थो ततो गर्भस्राव, इस प्रकार से कोई कोटेशन है आपके शारीर स्थान में मिल जाएगी। आप सुश्रुत संहिता शारीर स्थान में देखिएगा, वहाँ एक प्रॉपर श्लोक दिया है, ठीक है। आ चतुर्थार्थ गर्भस्राव्यो गर्भपात पंचम षष्ठ्यो करके कुछ इस तरह से लाइन है, मुझे भी याद नहीं एग्जैक्ट, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो यहाँ पे वही दिया है, आचार्य सुश्रुत ने 4 मास तक, आ चतुर्थो से स्टार्ट होता है कि चतुर्थ मास तक जो गर्भस्राव है
पंचम षष्ठी हो उसके बाद हो, पंचम षष्ठम में हो तब वो गर्भपात है। तो इस प्रकार से गर्भपात आ गया 5वें व छठे मास में। इस प्रकार से गर्भस्राव और गर्भपात में यही इंपॉर्टेंट है। प्रश्न यदि गर्भपात और गर्भस्राव से आना हो AIPGT में, MD एंट्रेंस में, तो यही आता है, काल ही आता है। कितने काल में किसने क्या बोला है, गर्भस्राव कब बोला है, गर्भपात कब बोला है। ठीक है, 4 मास तक जो गर्भस्राव किसी आचार्य ने बोला, आचार्य सुश्रुत ने बोला है। गर्भपात 5वें छठे मास का वर्णन है, पर्टिकुलर पीरियड का वर्णन आचार्य सुश्रुत ने दिया है। ठीक है, अब है नाड़ी रोग। नाड़ी रोग साइनस जो हमारे हैं, नाड़ी व्रण, आचार्य सुश्रुत ने 8 प्रकार, आचार्य माधवकर, आचार्य भाव प्रकाश ने 5 प्रकार के। ठीक है, ये जो है हमारा निदान स्थान, सुश्रुत संहिता निदान स्थान में हमारा जो नाड़ी विसर्प वाला जो अध्याय है, ठीक है, आप देख लीजिएगा, वहाँ प्रॉपर आपकी नंबरिंग क्या कहते हैं, नेमिंग वगैरह हर एक की दी है। तो आप वहाँ से इसका अध्ययन कर सकते हैं। नाम केवल आप देख सकते हैं, यहाँ से आप संख्या याद रखिए। ठीक है, अब जो संख्यात्मक प्रश्न है वो किस तरह से याद रखने हैं, या तो देखिए हर एक का पर्सनल इमेजिनेशन का तरीका होता है। किसी की इमेजिनेशन बहुत वास्ट होती है, किसी की किस तरह की होती है, वो इमेजिनेशन से आप याद रखिए। बार बार मनन करके तो याद रहना ही रहना है। आप इमेजिनेशन को बीच में डालेंगे ना, ट्रिक्स को बीच में डालेंगे अपनी, है ना, तो वो आपको और अच्छे तरीके से और ज़्यादा लंबे वक्त तक याद रहेगा। बिकॉज ये संख्याएँ जो है कितने कितने रोग माने हैं, क्या माना है, नंबरिंग वाले जो क्वेश्चन है ना, ये बार बार रिवीजन करने पर ही याद रहते हैं, एक बार में याद नहीं रहते। तो आपको बार बार रिवीजन करनी है, किसने कितने माने हैं। बार बार रिवीजन करेंगे ना, 1 बार 2 बार 3 बार 5 बार, तो 5वीं 6ठी बार तो आपको खुद याद रहेगा कि इसके इतने नंबर है, कोई कन्फ्यूजन होगी नहीं, क्योंकि बार बार आप मनन करेंगे। ठीक है, ये नाड़ी रोग की संख्या के बाद अब आता है शूक दोष। देखिए शूक दोष जो है, अब शूक दोष जो सुश्रुत संहिता में आई थिंक निदान स्थान का 14वां अध्याय होगा, शूक दोष निदान। ये शूक दोष जो है ये लिंग पर होने वाली व्याधि है। अब देखिए जो है अपने रसायन कहते हैं क्या, वाजीकरण का सेवन जब हम कहते हैं, हम अपने मैथुनजन्य जो भी प्रॉब्लम्स हो, ठीक है, गर्भजन्य जितनी भी प्रॉब्लम्स हो, तो उस अवस्था में वाजीकरण का वर्णन किया गया है कि यदि आपको यदि कंसीव करना है, कंसेप्शन करनी है, तो स्त्री और पुरुष के लिए वाजीकरण का वर्णन किया गया है। पुरुषों में स्पेशली जब पुरुष वाजीकरण का अति योग या मिथ्या योग, ये बहुत कॉमन चीज़ है कि अति योग कर ले या मिथ्या योग कर ले। अति यानी कि ज़रूरत से ज़्यादा उसका सेवन कर ले, और मिथ्या की गलत तरीके से सेवन कर ले, जो नहीं है वो भी करना है, जो कॉम्बिनेशन सही नहीं है वो भी सेवन करना है, तो वो मिथ्या योग हो जाएगा। गलत तरीके से खुद ही करने लग पड़ो, डॉक्टर की सलाह ना लो, तो वो मिथ्या योग है वाजीकरण का। तो उससे शूक दोष होते हैं, और ये जो है ये लिंग पर होने वाले रोग हैं। ठीक है, तो आचार्य सुश्रुत ने इम्पॉर्टेंट है 18 माने हैं, 18 शूक दोष माने हैं आचार्य सुश्रुत ने, और आचार्य शारंगधर ने 24 माने हैं। तो संख्या का डिफरेंस यही आ गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट अब याद रखिएगा। अपना 18 शूक दोष आचार्य सुश्रुत मानते हैं, 24 संख्या किसने दी है, आचार्य शारंगधर ने। ठीक है, शारंगधर संहिता आप खोलिएगा, वहाँ शूक दोष जो है अपना पूर्व खंड में जहाँ व्याधियों का वर्णन है, शूक दोष की गणना की गई होगी। 18 से अधिक कौन कौन से हैं, ये आपको मैं इसीलिए, क्योंकि बहुत ये ना, ये आई थिंक 2 से 3 मिनट का काम है सारा, कि वहाँ चैप्टर खोलो और अलग क्या है वो आइडेंटिफाई कर लो। आप खुद खोल के आइडेंटिफाई करेंगे तो वो ज़्यादा देर तक ग्रैस्प रहेगा आपके मन में, इंस्टेड कि मैं आपको लिख के ही बता दूँ सीधा। ठीक है, सो ये 24 है। फिर भी वो तो नॉलेज होनी चाहिए कि एक्स्ट्रा कौन से हैं। उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। 18 जो आचार्य सुश्रुत ने बताए हैं, उसमें से जिसमें से प्रश्न आता है, साध्य 14 हैं और असाध्य 4 हैं। ये यूनिक चीज़ है, इन 4 असाध्यों से ही प्रश्न आ जाता है। प्रश्न आएगा आचार्य सुश्रुत ने शूक दोष कितने माने हैं, सिंपली भी लिखा आ गया शूक दोष कितने हैं, मान लो ये, क्योंकि ये आचार्य सुश्रुत ने जिसका वर्णन किया है, ये शल्य प्रधान रोग है, आचार्य सुश्रुत ने इसका वर्णन किया है, तो सीधा हम लिख देंगे 18। साध्य कितने हैं, 14 लिख देंगे। असाध्य कितने हैं, 4 लिख देंगे। निम्न में से कौन सा असाध्य शूक दोष है, तो हमारे पास मानसर्बुद है, मानसपाक है, तिलकालक है, विद्रधि है। ये नाम आप 3-4 बार पढ़िए, याद हो जाएंगे आपको। तो ये जो है इसमें से लिखा है, अब जैसे ये 4 में से कोई 3 नाम दे दिए करेक्ट, और एक अलग दे दिया, गलत दे दिया, तो निम्न में से कौन सा शूक दोष नहीं है, या 3 अपने गलत दे दिए और एक करेक्ट दे दिया,
तो उसमें से ये इसमें कौन सा शुक्र दोष है। इस प्रकार के 4-5 प्रश्न तो इसी टाइप में से बन गए। फिर जो है अब हम आते हैं आगे क्षुद्र रोग। देखिए क्षुद्र रोग आचार्य चरक ने कितने क्षुद्र रोग माने हैं, ये प्रश्न आ जाए लिखा होगा 60, 36, 44, तो डी ऑप्शन होगी इनमें से कोई भी नहीं, हम वो टिक करेंगे। इस प्रकार के प्रश्न भी बहुत आते हैं। वो पूछा होता है जो कि आचार्य ने बतलाया ही नहीं है, हम कहाँ से उसकी संख्या लिख देंगे, इस प्रकार का प्रश्न है। सिमिलरली एक प्रश्न मेरे दिमाग में भी आ रहा है, आपको बताता हूँ। सुदर्शन चूर्ण में सुदर्शन की मात्रा क्या है, कोई भी नहीं, क्योंकि उसमें इसी प्रकार से आपके प्रश्न रहते हैं, है ना, कि वो चीज़ जो है ही नहीं उसके बारे में पूछा होता है कि बतलाओ, पर है ही नहीं, कहाँ से बताएंगे। तो वो थोड़ा ट्रिकी सवाल होता है, अपना दिमाग चलाना पड़ता है। क्षुद्र रोग आचार्य चरक ने तो बतलाया ही नहीं है। आचार्य सुश्रुत ने 44 चतुर्चत्वारिंशत संख्या लिखी है क्षुद्र रोग की। इनके नाम जो है वो हम अध्याय जब करेंगे तब पढ़ेंगे। क्षुद्र रोग बहुत इंपॉर्टेंट है, हम तब पढ़ेंगे क्षुद्र रोग के बारे में। तो आचार्य सुश्रुत ने 44, आचार्य माधवकर ने एक कम बतलाया, 43 बतलाए, तो नियर अबाउट ही है। 36 है। अब देखिए आचार्य माधवकर ने उन्हीं आचार्य का अवलोकन किया है, तो आचार्य चरक का कोई मत है नहीं, तो आचार्य सुश्रुत के मत का अवलोकन करेंगे। तो 44 है तो एक कम 43 है, लिखा भी आएगा। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि आचार्य माधवकर ने कितने माने हैं, तो 43 आ जाएगा, वहाँ पे 4 नहीं आएगा। आचार्य वाग्भट ने 36 माने। सबसे अधिक क्षुद्र रोग किस आचार्य ने माने हैं, आचार्य शारंगधर ने 60 क्षुद्र रोग माने हैं। ये पॉइंट याद रखिएगा। पढ़ने के लिए तो बहुत कुछ है, वक्त तो इतना ना हो तो कैसे करें, ये चीज़ याद रखनी चाहिए हमें कि इस प्रकार से भी प्रश्न आते हैं। अब किसने, देखिए नेचुरली हम क्षुद्र रोग आचार्य सुश्रुत के मत से पढ़ते हैं, पर कभी कभी संख्या आचार्य शारंगधर की पूछ लेते हैं कि क्या 60 संख्या है क्षुद्र रोगों की, क्या ये सही है कि गलत है। तो वो सही है क्योंकि आचार्य शारंगधर ने बतलाई है। ये चीज़ याद रखेंगे कि 60 भी संख्या हो सकती है। तो इस प्रकार से ये इम्पोर्टेंट है। तदोपरांत अब जो है आएगी मुख्य रोग की संख्या। मुख्य रोगों की संख्या, अब अन्य अनेक रोगों की संख्या आती है, तो इनकी संख्या जो है वो पुनः पुनः मनन करने पर ही याद होगी। अब बार बार रिवीजन कीजिए, है ना, नहीं तो आपकी इमेजिनेशन है तो पर्सनल इमेजिनेशन लगा के भी आप कर सकते हैं याद, नहीं तो आपको बार बार पढ़ेंगे, एक बार में पढ़ने से ये याद नहीं होता, ठीक है। और यदि एक बार से याद हो भी जाए तो लॉन्ग टर्म तक याद रखना है, पेपर तक याद रखना है, उसके लिए बार बार पढ़ना पड़ेगा। और ज़्यादा मुश्किल नहीं है काम, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अब मुख्य रोग है, आचार्य चरक ने 4 बतलाए हैं, मुख्य रोग 4 बतलाए हैं। और यहाँ उसके बाद जो है आचार्य एक मिनट ऊपर का जो है 64 संख्या भी है, ठीक है। यहाँ वर्णन आता है मुख्य रोगों की संख्या में आचार्य चरक ने 4 तो माने ही माने हैं, साथ में 64 संख्या भी दी है, तो ये दोनों हम याद रखेंगे। आचार्य सुश्रुत ने 65, आचार्य भोज ने 65, आचार्य भावमिश्र ने 67, आचार्य शारंगधर ने 74 और आचार्य वाग्भट ने 75। इस प्रकार से मुख्य रोगों की संख्या मानी है। तो ये संख्याएं आपको याद रखनी है। आचार्य चरक ने 4 भी मानी है, सबसे कम आचार्य चरक ने 4 मानी है, 64 तो बतलाई है, 4 भी मानी सबसे कम, और 75 सबसे अधिक आचार्य वाग्भट के मतानुसार है। तो इस प्रकार से रहेगा। फिर आ जाते हैं कर्ण रोग। कर्ण रोग में 4 कर्ण रोग आचार्य चरक बतलाते हैं। देखिए आचार्य चरक का जो है ना, ये सर्जिकल डिजीज़ है कुछ, है ना, ये ऊर्ध्व चतुर्गत व्याधियाँ होगी, कुछ सर्जिकल एस्पेक्ट की तरफ चली जाती है। तो आचार्य चरक का मत उतना डिस्क्राइबेबल नहीं है, ना डिस्क्राइबेबल नहीं है जितना आचार्य सुश्रुत का होगा। तो यहाँ उनकी 4 मत इसीलिए है, 4 भेद इसीलिए हैं। कर्ण रोग 4 प्रकार के हैं दोषानुसार। आचार्य सुश्रुत ने 28 कर्ण रोग माने हैं और आचार्य वाग्भट ने 25 कर्ण रोग माने हैं, ठीक है। आपने जब शालाक्य तंत्र पढ़ा होगा तब संख्याएं तो डेफिनेटली इतना डिटेल में हम पढ़ लेते हैं ना, तो संख्याएं तो ये नेचुरली चीज़, छोटी सी चीज़ है वो संख्या, तो वो तो याद रह ही जाती है। तो आपने पढ़ा होगा तो आपको याद रही भी होगी, तो यदि नहीं भी है तो बार बार पढ़ के याद रख लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है हमारे नासा रोग की संख्या। आचार्य चरक ने जैसे कि 4 ही माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 31, आचार्य वाग्भट ने 18, योग रत्नाकर और आचार्य भावमिश्र ने 34 और आचार्य माधवकर ने भी 34 माने हैं, ठीक है। यहाँ फिर बारी आती है नेत्र रोग की। नेत्र रोग में हमारे पास है आचार्य चरक ने माने हैं 4 और 96,
आचार्य कराल ने भी 96 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 76 नेत्र रोग माने हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। उत्तर तंत्र आप सुश्रुत संहिता का खोलिएगा, वो सारा शालाक्य तंत्र का ही है, ज़्यादा डेप्थ में नहीं होता, तो सुपरफिशियल देख लीजिएगा। अदरवाइज़ हम उसका अध्ययन तो करेंगे ही करेंगे, उत्तर तंत्र का भी आगे जाके, ठीक है। आप चिंता मत कीजिएगा, सारा कुछ जो है फर्दर यूट्यूब पे हम इसका अध्ययन करेंगे। अभी तो जैसे 120 पेजेस कर रहे हैं तो थोड़ा ब्रीफ में रहता है, डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे फ्रॉम आवर MCQ पॉइंट ऑफ व्यू। 76 है तो 76 की डिवीज़न है, साध्य 52 है, याप्य 7 है, असाध्य 17 है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये, आप इसको टिक कर लो, बड़ा सा टिक कर लो, ये आता ही आता है। नेत्र रोग से ही तो प्रारंभ होती है शालाक्य तंत्र की, सबसे पहले नेत्र रोग ही करते हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है। 76 आचार्य सुश्रुत ने बतलाए, 94 आचार्य वाग्भट ने बतलाए हैं, योग रत्नाकर, आचार्य भावमिश्र, आचार्य माधवकर ने 78 बतलाए हैं। तो 76 का डिवीज़न 52, 7 और 17 करके है, साध्य, याप्य और असाध्य, ठीक है। अब नेत्र मंडल, पटल, मंडल, संधि आगे करेंगे हम डिटेल में। यहाँ नेत्र मंडल आचार्य सुश्रुत ने 5 बतलाए हैं, आचार्य वाग्भट ने 4 बतलाए हैं। अब देखिए सर्जिकल का है तो आचार्य सुश्रुत ज़्यादा बतलाएंगे, अच्छा बतलाएंगे, इसलिए उन्होंने 5 बतला दिए हैं, अधिक बतला दिया है। आचार्य वाग्भट ने 4 बतला दिया है, क्योंकि वो तो आचार्य सुश्रुत के मत को ही डिस्क्राइब करते हैं, उनका मत देकर अपना मत प्रस्तुत करते हैं, ठीक है। अब बात है हृदय रोग की। हृदय रोग आचार्य चरक ने 5 माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने 4 माने हैं। प्रश्न ये आएगा, ये करेक्ट स्टेटमेंट चुनिए, इस प्रकार से आएगा कि सही, इसमें से सही स्टेटमेंट कौन सी है। आचार्य सुश्रुत ने सनिपातिक हृदय रोग माना है। क्या ये सही है कि गलत है? गलत है, क्योंकि उन्होंने सानिपातिक हृदय रोग नहीं माना है। सो इस प्रकार से हमने आज अध्ययन किया हमारे 8वें पृष्ठ का, जिसमें अधिकतर तो संख्याएं ही हैं, और इनको जैसे कि मैंने बहुत बार बतला दिया है कि आपको रिवीजन करनी होगी बार बार, तभी ये याद रहेगा। देखिए एक बार तो याद हो ही जाता है, हमने कहना है कि लंबे समय तक याद रहे, कि हमें बार बार किताब खोलने की ज़रूरत ना पड़ी, क्योंकि इतना टाइम भी नहीं होता, इसलिए क्विक रिवीजन चाहिए। नज़रों से निकाला और याद हो गया तो वो बार बार पढ़ने पर ही होगा, ठीक है। इसको आप रिवाइज़ कीजिएगा। किसी प्रकार की क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, जैसे भी पूछ सकते हैं। एंड मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो ज़रा सी भी तो लाइक, कमेंट, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों और अपने कलीग्स के साथ, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आप ऐसी वीडियोज़ और चाहते हैं तो अपना प्यार देते रहिए, और हम भी आपको अपनी गाइडेंस देते रहेंगे। आपकी रिक्वायरमेंट जो भी हो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, उस आधार पर वीडियो हम बनाते रहेंगे। अभी 120 पेजेस सीरीज़ चल रही है, आगे जाते जाते और बनाएंगे हम, और आगे जाके हम संहिताओं को भी कवर करेंगे, सो डैट आपका EIPGT का काफ़ी अच्छे तरीके से कवर हो। बिकॉज अभी 1 से 80 पेजेस में से काफ़ी अच्छी वेटेज आ जाती है, क्योंकि काफ़ी पॉइंट्स कवर हो जाते हैं हमारे, सो एक बेस बन जाता है। और साथ ही साथ क्योंकि हमने पहले अध्ययन कर लिया है तो थोड़ा इजी भी रहेगा हमारे लिए, ठीक है। तो चलिए चलते हैं, टेक केयर, ख्याल रखिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना